Hello everyone, welcome to Unlock Science. Today I again welcome you back to Gamma series. और जैसे कि मैंने आपसे कहा था जब मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था कि वी विल टेक अप एटम एंड न्यूक्लियाई आल्सो इन मॉडर्न फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं एटम चैप्टर से। मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही आसान सा सेगमेंट होता है, एक नीट पर्सपेक्टिव से। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मुलेज एक मैं कहूँ मगअप करने होते हैं। यू हैव टू मगअप ऑल द फॉर्मुलेज। क्वेश्चन पढ़िए, डेटा ढूंढिए, फॉर्मूला डालिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप प्लीज इस सेगमेंट को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और बहुत स्कोरिंग सेगमेंट होता है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपका है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। ये कोई न्यूक्लियस है जिसका चार्ज Ze है और यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई है। आप देख सकते हैं अल्फा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। कुछ अल्फा पार्टिकल जो हेड ऑन जाते हैं और वापस लौट आते हैं, तो ये रिपल्शन हो रहा है तो कुछ दूरी तक ही जा पाएंगे। सो दिस R0 इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से कितना पास जा सकता है। और कुछ होंगे जो एज इट इज निकल जाएंगे, तो ये प्रूव करता है कि न्यूक्लियस आपका ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस है। कुछ होते हैं जो कुछ सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। सो दिस R0 इज द maximum distance this alpha particle can travel near the nucleus, or it is the minimum distance between the nucleus and the alpha particle known as the distance of closest approach. अगला है impact parameter। मान लिए न्यूक्लियस से कुछ दूरी पे अल्फा पार्टिकल जा रहा है आपका, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, तो किसी एंगल से ये अपने पाथ से डिविएट हो जाएगा। तो ये वो b की वैल्यू है, दिस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर के कितने डिस्टेंस से ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस को हिट करेगा, तो उसका क्या स्कैटरिंग एंगल होगा। तो फॉर्मूला होता है Ze² cot θ/2 हाफ mv²। Z बेसिकली होता है एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। m यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, v यहाँ पे स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और जो k का वैल्यू होता है ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 9 × 10⁹ होता है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब आइए बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। तो बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में 3 पोस्टुलेट दिए थे। पहला पोस्टुलेट था फ्रीक्वेंसी कंडीशन। इसने ये बोला कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट ट्रांजिट करेगा, तो ट्रांजिशन में ये एक फोटोन एमिट करेगा। तो E2 - E1 इज इक्वल टू hν। दूसरा था स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसमें ये बोला कि अगर ये न्यूक्लियस है Ze, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेंगे, ये नहीं कहीं भी लाई करेगा। तो जिन जिन ऑर्बिट्स में जिन जिन स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स आपका पाया जाएगा उसको हम कहेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और तीसरा आपका था क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन में ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जिन जिन ऑर्बिट्स में पाए जाएंगे, मान लिया ऑर्बिट 1 है, 2 है, 3 है, तो उन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सो mvr वाज इक्वल टू nh/2π। n यहाँ पे ऑर्बिट का नंबर है, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो बोहर के 3 पोस्टुलेट है, फ्रीक्वेंसी कंडीशन, स्टेशनरी ऑर्बिट्स और क्वांटम कंडीशंस। नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ H एटम। तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है, उसका जो चार्ज है दैट इज Ze। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, E आपका इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक स्टेबल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। तो Z इज atomic number into E. This will give you the total charge of the nucleus. फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, तो ये Rn है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, और Vn जो है वो उस nth ऑर्बिट की वेलोसिटी है, स्पीड है। सो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज n² h²/4π² mkZe²। यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, k की वैल्यू आप हम देख चुके पहले, z एटॉमिक नंबर है। Now as you can see
रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आपको याद रखनी है, ये आपके काफी काम आएगी जब आपको दो ऑर्बिट्स या उससे ज्यादा ऑर्बिट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। जैसे एक का दिया है, दूसरे का निकालना होगा, और जब h एटम की बात होगी z को आप 1 पुट कर दीजिएगा। किसी भी nth ऑर्बिट की जो वेलोसिटी है दैट इज 2 पाई के z स्क्वायर बाय nh। z और n को छोड़ के बाकी हर चीज यहाँ पे एक कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n। मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ाते जाओगे वेलोसिटी आपकी कम होती जाएगी। यहाँ पे क्या है, आप जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ाओगे n से प्रोपोर्शनल है तो आपका रेडियस बढ़ता जाएगा। और किसी भी nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है दैट इज -2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। सो दिस इज द, और आप देख सकते हैं कि जो e n की वैल्यू है इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज की। तो जब भी कोई, यहाँ पे क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा, E2 से E1 आएगा, तो एक फोटोन एमिट करेगा फ्रीक्वेंसी न्यू का। तो उसकी वैल्यू कुछ होती है 2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर e का पावर 4 अपॉन h क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर। n1 ये ऑर्बिट है, n2 हायर ऑर्बिट है। फिर ये होता है वेव नंबर दैट इज फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। उसकी वैल्यू कुछ ये आती है, R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अब आइए इसके बिहाफ पे हम देते हैं H स्पेक्ट्रम, जिसमें हम कई सारी सीरीज पढ़ेंगे जैसे बाल्मर, लाइमन, पास्चन, पीफंड और ब्रैकेट करके। तो आइए उसको स्टडी करते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो पहले हम बात करते हैं लाइमन सीरीज की। तो लाइमन सीरीज में लोअर ऑर्बिट 1 होता है, तो न्यू क्या बन जाएगा, R 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n2 जो होगा वो 2, 3 अप टू सो ऑन होगा। फिर बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज में लोअर ऑर्बिट आपका 2 होता है, तो बन जाएगा R 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n2 जो होगा 3, 4 अप टू सो ऑन। लाइमन, बाल्मर, पास्चन आता है आपका। पास्चन सीरीज में जो n1 होता है वो 3 होगा, तो ये बन जाएगा R 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। इसमें जो n2 होगा वो 4, 5 अप टू सो ऑन करके चलता जाएगा। फिर लाइमन जो होता है वो आपका यूवी रीजन में लाई करता है, बाल्मर जो होता है वो विजिबल में लाई करता है, एंड पास्चन जो होता है वो इंफ्रा रेड में लाई करता है आपका। फिर लाइमन के बाद जो आपका अगला आता है दैट इज पास्चन। देन वी हैव ब्रैकेट सीरीज, इसमें n1 जो होता है वो 4 होता है, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। और ये स्टार्ट करेंगे 5, 6 एंड दिस लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। और जो आपका लास्ट है दैट इज पी फंड सीरीज। फॉर पी फंड सीरीज n1 जो होता है 5 होता है, ये बन जाएगा R 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n2 is 6, 7 up to so on, और ये लाई करता है इंफ्रारेड रीजन का। ये जरूर याद करिएगा कौन किस रीजन में लाई करता है, कौन यूवी में है, कौन विजिबल में है और कौन इंफ्रारेड में लाई करता है। फिर एनर्जी लेवल फॉर H एटम, तो अभी हमने पहले En का फॉर्मूला निकाला था। फॉर H एटम इसकी वैल्यू आती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पे z का वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे और ये eV में होगा। जो हमने इससे पहले फॉर्मूला निकाला था वो जूल्स में था, तो 1 eV जो होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होता है। तो आप किसी भी लेवल का निकालना है तो आप n की वैल्यू पुट कर दिए तो आपको वो एनर्जी उस लेवल की
मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हमने n1 पुट किया है तो E1 कितना होगा -13.6 eV। अगर आप n इंफिनिटी पुट कर दोगे तो E इंफिनिटी विल बी 0। तो अगर हम निकालें E इंफिनिटी माइनस E1 कितना आ जाएगा 0 माइनस ऑफ -13.6 eV, दैट विल बी इक्वल टू प्लस 13.6 eV। मतलब एक H एटम में आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू आयोनाइज दैट एटम। सो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी H एटम। और जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा एक H एटम का दैट इज प्लस 13.6 वोल्ट। तो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम। मतलब जो लोअर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है अगर मैं उसको इतनी एनर्जी दूंगा तो वो नॉक ऑफ होकर H एटम को आयोनाइज कर देगा एंड दिस इज द पोटेंशियल व्हिच हैव टू बी अप्लाइड टू आयोनाइज दैट H एटम। आयोनाइज मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से नॉक ऑफ कर देना, तो H प्लस बन जाएगा। वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, लूज कर देगा तो वो H प्लस बन जाएगा। दिस इज योर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बाकी आप किसी भी दो ऑर्बिट निकालते हो, सपोज यू आर फाइंडिंग E2 माइनस E1, कुछ भी वैल्यू आएगी, मान लो कोई भी x कुछ आया, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, दिस विल बी द एक्साइटेशन एनर्जी। ऑर्बिट चेंज करने हैं, आप नॉक ऑफ नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऑर्बिट चेंज कर रहे हो, अभी भी न्यूक्लियस से बाउंडेड है, दैट विल गिव यू एक्साइटेशन एनर्जी। फुली नॉक ऑफ कर दोगे दैट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। फिर इसमें एक सवाल और आता है आपके जो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 पे है और n इज इक्वल टू 1 पे है, तो उसमें 3 भी होगा 2 भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सो पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस जो होंगे उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। जैसे अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल लें, उसमें क्या होगा 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 2 3 6 बन जाएगा। मतलब इसमें 6 पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे। मतलब से एक ये हो गया, 2 3 4, एक ऐसे आया और एक यहां से आया, तो आपके ये 6 पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर केस। n की वैल्यू चेंज कर दोगे, सॉरी 2 हो गया। सो दिस फॉर्मूला विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक टू रीच द ग्राउंड स्टेट। इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। तो ये तो बात होगी एटम्स की। अब आइए बात करते हैं चैप्टर न्यूक्लियाई की, जो मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो नेक्स्ट आपका जो इसमें टॉपिक है दैट इज न्यूक्लियाई। तो आप किसी भी न्यूक्लियस को आप x a z करके लिखते हो। a इज मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड z इज एटॉमिक नंबर, that is number of protons. So protons plus neutrons are also known as nucleons. अब इसी में 3 कैटेगरी होती हैं। You have isotopes, isobars and isotones. आइसोटोप वो होते हैं जिनका Z सेम होता है, आइसोबार वो हैं जिनका A सेम होता है, और आइसोटोन वो होते हैं जिनका सेम A माइनस Z होता है। मतलब जिनके प्रोटॉन्स सेम होंगे दोज आर आइसोटोप, जिनके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम होंगे दैट दोज आर आइसोबार्स, और जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो यह आपके इसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिहाफ पे कुछ एलिमेंट्स सवाल में आते हैं, तो आपको पहचानने होते हैं कि किस पेयर को बिलोंग कर रहे हैं, आइसोटोप है कि आइसोबार है कि आइसोटोन्स होते हैं वो। और किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है इट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r0 a का पावर 1/3। यहाँ पे r0 की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी होती है। फर्मी मतलब 10 का पावर -15 मीटर। a आपका जो यहाँ पे है वो मास नंबर है। तो अगर r0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, वी कैन राइट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a 1/3। तो इस फॉर्मूले से आप कई सारे सवाल बनते हैं। एक कोई न्यूक्लियस दिया रहेगा, उसका रेडियस दिया रहेगा, दूसरे का मास नंबर दिया रहेगा, आपको उसका रेडियस निकालना होगा। तो उस बिहाफ पे आप चीजें कंपेयर करके किसी भी एक न्यूक्लियस का रेडियस देने के बाद दूसरे का आप निकाल सकते हो, गिवन दैट दोनों के मास नंबर आपको
दिए हों, क्योंकि रेशियो जब सॉल्व करोगे इसे R1 by R2 विल बी इक्वल टू A1 by A2 का पावर 1/3। तो आप इससे निकाल सकते हो किसी भी गिवन डेटा पे। नेक्स्ट बात करते हैं मास डिफेक्ट की। तो मास डिफेक्ट ये होता है कि मान लीजिए कोई एटम है XAZ करके, तो मास डिफेक्ट जो होता है तो इसमें क्या है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो Z टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हो गया, मास ऑफ एक प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन्स हैं A माइनस Z, तो ये तो इंडिविजुअल मास आ गया, माइनस ये मास ऑफ दिस एटम X है। तो देखा ये कि जब इसको हम इंडिविजुअल ऐड करते हैं और टोटल मास सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मास डेल्टा M जीरो नहीं आता है। सो दिस डेल्टा M इज नोन एज योर मास डिफेक्ट। और आइंस्टीन ने बोला कि यही जो मास डिफेक्ट होता है that gets converted into your energy. So EB is known as binding energy. मतलब अगर इस एटम के सारे कॉन्स्टिट्यूट्स अलग अलग कहीं बहुत दूर लाई कर रहे होते हैं, तो अगर मैं उस पर इतना एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, they will all combine to form a nucleus of this nature or of this configuration. फिर इसमें एक टर्म होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन, इसको लिखते हैं EBA करके, दिस इज EB/A। और ये सब जो एनर्जी होती है वो हमेशा हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं हमेशा, यहाँ पे इसको हम लोग। तो जैसे अगर मास डिफेक्ट आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट का है, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है दैट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होगा वो हमेशा भागेगा टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, और इस प्रोसेस में इट गोज अंडर डीके प्रोसेस, जिसमें कई सारे वो रेडिएशंस एमिट करता है। डीके जो होता है वो अल्फा डीके होगा, बीटा डीके होगा और गामा डीके होगा। तो आइए इन डीकेस को हम अलग अलग करके स्टडी करते हैं। तो पहला आपका होता है अल्फा डीके। तो अगर कोई न्यूक्लियस है XAZ करके अगर ये अल्फा डीके करेगा, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसका मास नंबर 4 कम होगा, एटॉमिक नंबर 2 कम होगा, और ये हीलियम पार्टिकल एमिट करेगा प्लस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड अल्फा डीके। ये अल्फा पार्टिकल होता है, इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। दूसरा है बीटा डीके। इसमें दो तरह के डीके हैं, एक बीटा प्लस है, एक बीटा माइनस है। तो पहले बीटा माइनस डिस्कस करते हैं। तो XAZ है, जब बीटा माइनस होगा तो मास नंबर चेंज नहीं होता है, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी, दिस इज बीटा माइनस डीके। इसी में आपका बीटा प्लस डीके है। अगर उसको दूसरा पार्ट ले लें तो बीटा प्लस डीके में मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर एक कम होता है, और एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है, और यहाँ पे न्यूट्रिनो होता है, और आपकी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। अब आखिरी में बात करते हैं गामा डीके की। तो गामा डीके को होने के लिए हमेशा अल्फा या बीटा का होना जरूरी होता है। मान लीजिए कोई एलिमेंट XAZ करके है, इसमें अल्फा डीके हुआ, तो जो नया एलिमेंट Y बनेगा वो A-4 Z-2 बनेगा। लेकिन मान लो ये अनस्टेबल है, तो जब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल बनेगा तो ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं गामा डीके। तो गामा डीके में देखो मास नंबर एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो गामा को हम लिखते हैं 0 0। इसीलिए बहुत हार्मफुल होती हैं, बिकॉज ये कहीं भी किसी भी डेप्थ तक ये पेनिट्रेट कर सकती है, इसीलिए बहुत हार्मफुल होती हैं। अब आइए देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूलेज क्या होते हैं। तो मान लीजिए शुरू में कोई न्यूक्लियस है, उसका नंबर ऑफ एटम्स n है, t इज इक्वल टू 0 पे, और कुछ टाइम t के बाद उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस n बन जाते हैं। तो जो रिलेशन होता है वो होता है n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा
T. लैम्डा इज नोन एज डीके कांस्टेंट, या ये रेट ऑफ डीके बताता है। अब इसी में आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में क्या होता है कि ये वो टाइम है, मान लो अगर टी इज इक्वल टू हम पुट करें टी हाफ लाइफ, तो एन जो होता है वो एन नॉट बाय 2 बन जाता है। तो इसका जो टी हाफ का फॉर्मूला आता है दैट इज नेचुरल लॉग 2 बाय लैम्डा, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट बहुत फॉर्मूले हैं, इसको आप याद रखिएगा। दिस इज फॉर हाफ लाइफ, और ये किसी भी इंस्टेंट पर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियर निकालने हैं तो यू कैन यूज दिस रिलेशन। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो डीके हो रहा है, सपोज n है और यहाँ पे t है, तो n नॉट से क्या होगा, इट विल स्टार्ट डिकेइंग लाइक अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर मान लीजिए जो आपका टाइम है, किसी भी इंस्टेंट का टाइम है, वो कुछ टाइम्स ऑफ टी हाफ है, हाफ टाइम के टर्म में है, तो वी कैन राइट n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 का पावर n। वी कैन यूज दिस रिलेशन ऑल्सो, लेकिन ये तभी होगा जब किसी भी इंस्टेंट का टाइम हाफ लाइफ का मल्टीपल होगा, 2 टाइम्स से 3 टाइम्स से 4 टाइम्स से, तब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। जनरली क्वेश्चन इसी फॉर्म के पूछते हैं, यहाँ पे टाइम आपका हाफ लाइफ का ही मल्टीपल होता है, तो आप इसको यूज करके वो आंसर निकाल सकते हो। फिर हाफ लाइफ के अलावा इसमें एक होती है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ। देन वी हैव एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एक्टिविटी इज बेसिकली रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो R की वैल्यू जो होती है वो लैम्डा इंटू n के बराबर होती है। जो इनिशियल एक्टिविटी होती है, इनिशियल एक्टिविटी R नॉट इज लैम्डा टाइम्स n नॉट। इसका जो यूनिट होता है वो होती है 1 क्यूरी, दैट इज 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, या 1 बैक्यूरेल, दैट इज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और 1 रदरफोर्ड, दैट इज 10⁶ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। ये आपकी यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की है। आखिरी में आइए हम बात करते हैं कि अगर मुझे किसी भी रिएक्शन की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो, या किसी भी फिजन या फ्यूजन की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी हो, या पर न्यूक्लियॉन निकालना हो, तो सपोज कोई न्यूक्लियस है XAZ करके, इसमें अल्फा डीके हो रहा है और प्लस इसमें एनर्जी निकल रही है, इसको हम Q वैल्यू कहते हैं। तो जो एनर्जी होती है बाइंडिंग एनर्जी, इट इज डेल्टा M इंटू c²। डेल्टा M यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मास ऑफ Y न्यूक्लियस, मास ऑफ हीलियम, सर उल्टा लिख दिया मैंने, इट इज मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ हीलियम इंटू c²। सपोज ये कुछ डेल्टा M इंटू c² आया। Now if delta M is expressed in atomic mass unit, then 1 atomic mass unit is equal to 931.5 upon c²। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, to find this you will multiply delta M with 931.5, it will give you mega electron volt। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है, EV को आप A से डिवाइड कर दिए, यू विल गेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब अगर डेल्टा M आपका पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स रिएक्शन जो है वो फिजन है और वो एक एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर डेल्टा M आपका नेगेटिव आता है तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी और इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन टाइप की आपकी होगी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो डुअल नेचर हमारा हो चुका है, ये एटम था, न्यूक्लियाई था। तो ये तीनों काफी आसान चैप्टर हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स वाले सेगमेंट के, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इसमें कोई आपको ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं चॉक आउट करना है। फॉर्मुलेज हैं, याद करिए, सवाल देखिए, फॉर्मूले अप्लाई करिए, आंसर निकालिए। तो ये एक बहुत स्कोरिंग सेगमेंट है। तो मेरी आपके लिए ये एक राय है, एक सजेशन है कि प्लीज डू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एज इट विल गिव यू लॉट ऑफ मार्क्स इन योर नीट पेपर। बाकी हम टीम अनलॉक साइंस और टीम गामा आपको
को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन. मे यू स्कोर वेरी वेल एंड गेट अ वेरी गुड रैंक इन योर एग्जामिनेशन. एंड आई होप आज से 4 से 5 साल बाद हम आपको एक अच्छा डॉक्टर बनते हुए देख सकेंगे. और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं, लेक्चर आपके हेल्पफुल जा रहे हैं हमारे लिए, लाइक करें. हमारे लिए कुछ आपके सजेशन है जिससे हम इम्प्रूव कर सकें, प्लीज़ हमें कमेंट करें. जो नए आ रहे हैं सब्सक्राइब बिल्कुल करें. टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस प्रेस द बेल आइकन, and to get the detailed notes of the lecture and all other lectures of our channel, visit us at www.unlockscience.in. So एक बार फिर से I wish all the aspirants of the NEET a very best of luck so you score very good in your examination. Thank you very much.